क्या आपने कभी सोचा है कि लोकी का माइंड सेप्टर बाकी सबको कंट्रोल कर सकता था, लेकिन आयरन मैन पर बिल्कुल असर क्यों नहीं हुआ? फिल्म द एवेंजर्स में एक सीन है, लोकी टोनी स्टार्क से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि 2 बार कोशिश करने के बाद भी टोनी पर उसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद गुस्से में लोकी उसे सीधे स्टार्क टॉवर से बाहर फेंक देता है। अब सवाल यह है कि जब यह सेप्टर माइंड स्टोन की शक्ति से चलता है, तो फिर यह टोनी पर काम क्यों नहीं करता? एक मशहूर थ्योरी कहती है कि लोकी का सेप्टर टोनी के आर्क रिएक्टर पर लगा था, और क्योंकि वो उसके शरीर का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो टोनी को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सीन में धातु के टकराने की आवाज साफ सुनाई देती है, यानी लोकी को भी पता चल गया होगा कि सेप्टर सूट से टकराया है। इसके अलावा लोकी ने हॉकाई को कपड़ों के ऊपर से ही कंट्रोल कर लिया था, तो ये थ्योरी पूरी तरह सही नहीं लगती। असल वजह शायद टोनी के आर्क रिएक्टर के मटेरियल में छुपी है। फिल्म आयरन मैन 2 में टोनी एक नया एलिमेंट बनाता है जो उसके पिता हावर्ड स्टार्क ने टेसरेक्ट यानी स्पेस स्टोन की रिसर्च से खोजा था, और इन्फिनिटी स्टोन्स के नियम के अनुसार कभी-कभी एक पत्थर की ऊर्जा दूसरे की ऊर्जा को संतुलित या कमजोर कर सकती है। यही वजह हो सकती है कि टोनी के आर्क रिएक्टर में मौजूद उस खास एलिमेंट ने माइंड स्टोन की शक्ति को असर करने से रोक दिया। तो अब सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि यही असली वजह थी, या फिर मार्वल ने बस टोनी को बचाने की? क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब स्पाइडरमैन को आयरन मैन पहली बार देखता है तो उसके होममेड सूट के ग्लव्स की उंगलियों के सिरे कटे हुए होते हैं? आखिर ऐसा क्यों? असल में इसके पीछे एक खास वजह है। थ्योरी के अनुसार स्पाइडरमैन ने अपने ग्लव्स की उंगलियों को इसलिए काटा था ताकि दस्ताने उसकी दीवार पर चढ़ने की क्षमता को प्रभावित न करें। हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन की ताकत उसके हाथों और उंगलियों से निकलने वाली चिपकने वाली शक्ति से आती है। अगर उन पर मोटे ग्लव्स हों तो दीवार पकड़ना मुश्किल हो सकता है। इसी बात का एक सबूत हमें फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी मिलता है। जब निक फ्यूरी उसे नाइट मंकी वाला सूट देता है तो सूट के हाथों की उंगलियां भी कटी हुई होती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि पूरे ग्लव्स स्पाइडरमैन की चढ़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प डिटेल भी है। जब टोनी स्टार्क ने पीटर के लिए नया हाईटेक सूट डिजाइन किया तो वो पहले ही स्पाइडरमैन की सभी शक्तियों को समझ चुका था। इसीलिए उसने उस सूट के ग्लव्स में एक खास तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन के हाथ पूरी तरह ढके होने के बावजूद भी दीवारों पर आसानी से चढ़ सकते हैं। यानी टोनी स्टार्क ने टेक्नोलॉजी से स्पाइडरमैन की कमजोरी को भी खत्म कर दिया। अब सवाल ये है, अगर आपको चुनना हो तो आप स्पाइडरमैन का होममेड सूट पहनना चाहेंगे या टोनी स्टार्क वाला हाईटेक सूट? क्या आपने ये डिटेल नोटिस की? स्टार लॉर्ड का अजीब सा डांस आखिर रोनन द एक्यूजर का ध्यान कैसे भटका देता है? इसका असली कारण बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है। दरअसल स्टार लॉर्ड को पहले ही पता चल गया था कि रोनन द एक्यूजर को म्यूजिक में दिलचस्पी है। जब रोनन जीतने के बाद अपना भाषण दे रहा होता है तो अगर ध्यान से देखें तो उसकी टांगे हल्के हल्के म्यूजिक की बीट पर हिल रही होती हैं। असल में उस समय जो म्यूजिक बज रहा होता है वो स्टार लॉर्ड के टेप रिकॉर्डर से आ रहा था। यानी पीटर क्विल समझ चुका था कि म्यूजिक रोनन का ध्यान भटका सकता है, इसीलिए बाद में वो जानबूझकर वही गाना बजाता है और अचानक अजीब सा डांस करने लगता है। और इसी वजह से रोनन कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर बाकी गार्डियंस हमला कर देते हैं। और इसी तरह बन जाता है मार्वल का सबसे फेमस सीन, डांस करके यूनिवर्स बचाना। ये सीन फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का है। अब बताओ, अगर आप वहां होते तो रोनन की तरह कंफ्यूज होते या तुरंत हमला कर देते? क्या आपने ये छोटी सी डिटेल नोटिस की? जब हॉकाई टाइम ट्रैवल करके वापस आता है तो एंटमैन उसे तुरंत संतरे के टुकड़े क्यों देता है? असल में इसका कारण टाइम ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। जब अवेंजर्स एंड गेम में हॉकाई को पाइन पार्टिकल्स की मदद से टाइम ट्रैवल करवाते हैं तो ये प्रक्रिया शरीर की बहुत ज्यादा ऊर्जा और ब्लड शुगर खर्च कर देती है। इसी वजह से जब हॉकाई वापस आता है तो वो इतना थक चुका होता है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन एंटमैन ये बात अच्छी तरह जानता था, क्योंकि पाइन पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते समय शरीर की एनर्जी बहुत तेजी से खत्म होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे पूरे शरीर की ताकत निकल गई हो। इसीलिए एंटमैन पहले से ही संतरे के टुकड़े तैयार रखता है, क्योंकि संतरा जल्दी शुगर और एनर्जी देता है। और यही वजह है कि एंटमैन ने पहले भी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में बड़ा होने के बाद मजाक में कहा था, डज एनीवन हैव एनी ऑरेंज स्लाइसेस? यानी एंटमैन को पहले से पता था कि टाइम ट्रैवल के बाद शरीर को तुरंत शुगर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसने हॉकाई के लिए संतरे तैयार रखे थे। अब सवाल ये है, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप टाइम ट्रैवल करना चाहेंगे? क्या सच में कैप्टन अमेरिका की कमांडिंग स्किल लगभग जीरो थी? क्योंकि अवेंजर्स की कई बड़ी लड़ाइयों में उनके फैसले इतने अजीब थे कि अगर किस्मत साथ ना देती तो शायद अवेंजर्स पहले ही हार जाते। अगर हम दी अवेंजर्स की चितौरी इन्वेजन वाली लड़ाई को देखें तो कैप्टन अमेरिका की रणनीति बस इतनी थी कि अवेंजर्स धरती पर डटे रहें और दुश्मनों से लड़ते रहें। लेकिन समस्या ये थी कि चितौरी सेना लगातार आती ही जा रही थी। अगर टोनी स्टार्क न्यूक्लियर मिसाइल लेकर उनकी मदरशिप को ना उड़ाता तो अवेंजर्स शायद धीरे धीरे थक कर हार जाते।
अब बात करते हैं अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की वकांडा बैटल की। जैसे ही दुश्मन दिखाई देते हैं, कैप्टन अमेरिका तुरंत सीधा हमला करने का आदेश दे देते हैं। लेकिन अगर पहले ब्लैक पैंथर और वकांडा की सेना हैवी फायर पावर से दुश्मनों पर हमला करती, तो शायद कई दुश्मन शुरुआत में ही खत्म हो जाते। लेकिन हुआ उल्टा। अवेंजर्स को सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी और आखिर में थॉर के आने से ही हालात संभले। सबसे अजीब फैसला अवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में देखने को मिलता है। जब हॉकाई के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट था और वो दुश्मनों से भाग रहा था, तो उसने कैप्टन अमेरिका से पूछा कि क्या करना चाहिए। कैप्टन अमेरिका ने जवाब दिया, गैंटलेट को जितना दूर ले जा सकते हो ले जाओ। इस वजह से अवेंजर्स की आधी टीम रिले रेस की तरह गैंटलेट पास करते हुए भागती रही और थैनोस को उसे वापस लेने का मौका मिल गया। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उसी समय हल्क को गॉन्टलेट देकर स्नैप करा दिया जाता, तो शायद लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। भले ही हल्क की एक और बाजू चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार जीत के लिए टोनी स्टार्क को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जब बाद में कैप्टन मार्वल के हाथ में गॉन्टलेट आया, तो उसने खुद स्नैप क्यों नहीं किया? क्या नोटिस किया में ब्रो ने टोनी से एक सूट, तो टोनी ने कहा कि ये सूट उस साइज के, लेकिन असल वजह कुछ और ही थी। फिल्म आयरन मैन 3 आखिरी युद्ध, जब जेम्स रोस मजाक में टोनी स्टार्क से कार मांगता है, टोनी जवाब देता है कि ये सूट उस साइज का नहीं है। पीछे एक दिलचस्प है। आयरन 2 में टू आर्मर लेकर चला जाता है। उसी सूट टोनी से लड़ भी पाता है। इसके बाद टोनी ने फैसला किया कि उसका सूट में गया। ये हर तबाही में चला है। ये टोनी ने अपने सूट में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जोड़ दिया कि बिना के कोई इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि जो किसी और को सूट करने की जैसे घर पर हमला होता है, वो अपना सूट पेप पॉट्स को पहनने देता है। लेकिन असली मजाक वजह कुछ और थी। दरअसल कुछ ही मिनट पहले टोनी ने रोड से कहा था कि थोड़ी आई, लेकिन रोडी ने साफ मना कर दी। तो टोनी ने मजाक में बदला लेने के लिए कह दिया, सारे सूट सिर्फ मेरे साइज के हैं। अब बताओ, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम आयरन मैन का सूट पहनना चाहिए, वॉर मशीन का। आपने कभी पूछा है, जब थैनोस पृथ्वी हमला कर रहा था, तब उसे रोकने क्यों नहीं आए? जब थैनोस ने पृथ्वी पर हमला किया, कई सुपर हीरो लड़ाई में शामिल हुए, लेकिन एक शक्तिशाली किरदार को दिखाई नहीं दिया। टू वेनवू के सामने मार्वल कहा जाता है पहन लो लंबी उम्र, शक्ति की ताकत इससे ज्यादा है कि कई लोग इसे इन्फिनिटी स्टोन बराबर मानते हैं। वेनवू ये मिली, वो अमर जैसा बन गया और ताकत पर एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से पास भी किया। लेकिन थैनोस ने पृथ्वी पर हमला किया, तब भी वेनवू कहीं नजर नहीं आया। आखिर क्यों? असल वजह थी दूरी। हम जानते हैं कि वेनवू ज्यादातर एशिया में रहता था, जबकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के ज्यादातर हमले पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में हो रहे थे। और फिल्मों में जो लड़ाई हमें लंबी थी, में वो सिर्फ 2 से 3 घंटों के अंदर खत्म हो जाती। क्या सोचा है जो आपने कभी सोचा है पृथ्वी का तब जो ने क्या है जो नहीं में लेकिन ना किसी के मना क्यों? कैसे थैनोस ने आपकी सालों पूरी रात
फिर और द डार्क में और आखिर में के बाद थैनोस सामने लोगों की भी देखता है। इतने सौ के बाद दिमाग हालत बिल्कुल स्थिर नहीं और अगर ऐसा और तो ऐसा अब सही है तो क्या अलग बताओ तुम क्या सोचते सोच है आपने कुछ है डॉक्टर करके आयरन मैन को दोबारा जिंदा किया। क्या स्टोन्स की डैमेज को करना बहुत से होते हैं कि इस ताकत की मौत लेकिन असल में स्टोन किसी एक का समस्या नहीं तो आसपास की पूरी समय धारा को भी पीछे जाता है। मतलब अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क को जिंदा करने के लिए समय पीछे तो साथ ही थैनोस और उसकी सेना की बाधा हो सकती है और ऐसा होता है कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स छीन लेता है और एवेंजर्स हार जाती है। क्या करो डॉक्टर पहले ही पता लास्ट 105 साल हो चुका और उनसे एक में लेकिन है कि उन फ्यूचर आयरन को बनाने की कोशिश की लेकिन हर बार जा रही सवाल ये है अगर क्या आप भी सुन है स्ट्रेंज टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके आयरन मैन दोबारा जिंदा क्यों नहीं क्या पूछा डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम लेकिन जो बाकी 1% हीरोज हैं वे डूम से हजारों गुना ज्यादा ताकत ये कर हैं जो डॉक्टर डूम सेकंड में खा सकते हैं और तो इतना करना है कि डूम से 1 सेकंड में भी मिटा सकता है। नंबर पर डूम को हराने की रीड ने डूम सबसे खतरनाक गॉड एम्परर डूम तक को बर्बाद कर दिया। नंबर 4 पर है सेंट्री के डॉक्टर डूम को हराना आसान है क्योंकि उसके लास्ट पर हमारे फेथ गॉड ऑफ और भी डॉक्टर को टक्कर दे सकता है। डॉक्टर डूम को सही एक बन चुका है कि डॉक्टर डूम का ये वर्जन हर एक लगभग 99% कर दिया वो आखिर थैनोस ने अपनी प्लानिंग पेशेंस और पावर से सबको हरा दिया था। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में कहानी पूरी तरह बदल गई। सबसे बड़ा कारण था ओवर कॉन्फिडेंस। थैनोस को लगने लगा था कि वो अजय है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दूसरी तरफ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और बाकी अवेंजर्स ने अपनी गलतियों से सीखा और एक परफेक्ट प्लान बनाया। टाइम ट्रैवल एक गेम चेंजर बना। अवेंजर्स ने पास्ट में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा किए जिससे उन्हें एक नया मौका मिला। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब आयरन मैन ने अपनी जान देकर थैनोस को हराया। अंत में थैनोस सिर्फ पावर की वजह से नहीं बल्कि टीम वर्क, सैक्रिफाइस और ताकत नहीं, सही सोच और साथ करना भी जीत दिलाता है। तुमने सोचा अगर आयरन मैन थैनोस से लड़ने के टाइटन जो कहानी कितनी अलग हो सकती है। एंड गेम से पहले वाली कहानी में अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के दौरान आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के साथ टाइटन पहुंचता है ताकि थैनोस को रोक सके। लेकिन अगर आयरन मैन
वहां जाने का फैसला ही नहीं करता, तो सबसे पहला असर ये होता कि टाइटन पर थानोस को रोकने की जो पूरी योजना बनी थी वो कभी बनी नहीं पाती। टाइटन पर असल में आयरन मैन की प्लानिंग और टेक्नोलॉजी ने ही टीम को एक मौका दिया था कि वे थानोस से मुकाबला कर सके। अगर आयरन मैन वहां नहीं होता तो स्टार लॉर्ड, ड्रेक्स और मेंटिस के लिए थानोस को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता। शायद थानोस बिना ज्यादा मुश्किल के सभी को हरा देता और जल्द ही पर पहुंच जाता। दूसरी तरफ एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आयरन मैन टाइटन पर नहीं जाता तो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन थानोस को नहीं देता। असली कहानी में डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन की जान बचाने के लिए टाइम स्टोन दे दिया। अगर आयरन वहां होता ही नहीं तो हो सकता है स्ट्रेंज आदम और कहीं और दिशा में। अगर आयरन मैन थानोस से लड़ने के लिए टाइटन पे नहीं जाता तो सोचो कहानी, थानोस ने उंगलियां चटकाई थी तो आधी दुनिया गायब हो गई। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के दिमाग में आता है, कुछ एवेंजर्स क्यों नहीं गायब हुए? एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थानोस ने सभी इन्फिनिटी स्टोन की ताकत से स्नैप किया तो पूरे ब्रह्मांड की आधी आबादी खत्म हो गई। लेकिन ये फैसला रैंडम था, यानी पूरी तरह किस्मत पर। इसलिए आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और ब्लैक विडो जैसे कुछ एवेंजर्स बच गए, जबकि स्पाइडर, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कई हीरो धूल बनकर गायब हो गए। उसने इसको हटाना नहीं किया, उसका मकसद सिर्फ आधी आबादी खत्म करना था ताकि ब्रह्मांड में बैलेंस बना रहे। लेकिन असली ट्विस्ट तो अगली फिल्म एवेंजर्स एंड गेम में आई, जहां एवेंजर्स ने इस स्नैप को पलटने का प्लान बनाया। जब थानोस ने उंगलियां चटकाई थी तो एमसीयू के 5 सबसे बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटर्स। नंबर 5, ब्लैक पैंथर तचाला। ये एमसीयू का इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो माइंड कंट्रोल विंटर सोल्जर को भी धूल चटा सकता है, वरना विंटर सोल्जर के सामने तो कैप्टन अमेरिका कभी नहीं था। नंबर 4 है ब्लैक पैंथर का ही लगाम वर्जन, यानी उसके स्किल्स में तो चार बिल्कुल बराबर था, अच्छे मामले में उसके आसपास भी नहीं, इसीलिए वो तचाला से कई गुना खतरनाक है। वेल, नंबर 3 पे है, और हम लोग नंबर 1 पे भी रख सकते थे अगर अभी भी अपने विंटर सोल्जर वाले अवतार में हो, क्योंकि विंटर सोल्जर एक किलिंग मशीन है जो तभी रुकती है जब उसका काम खत्म हो जाता है। फिर नंबर 2 पे है कैप्टन अमेरिका, और इसके स्किल्स बताने के लिए सिविल वॉर की वो एक लाइन ही काफी है जब फ्राइडे ने टोनी से कहा था कि आप हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कैप्टन को कभी नहीं हरा सकते। लेकिन चलो फिर भी अपने कैप्टन भीम को साइड में रखते हुए नंबर की बात करते हैं, जिस पे है शियांग, कि बिना 10 रिंग्स के और बिना किसी सुपर स्ट्रेंथ और एनहेंसमेंट के भी एमसीयू का अभी तक का सबसे बेस्ट फाइटर है। इसकी पूरी मूवी का हर एक मोमेंट तुम्हें ये रियलाइज करवाएगा कि वो कितना बड़ा फाइटर है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एमसीयू के 5 स्पाइडरमैन की वजह से आयरन मैन ने एवेंजर्स टीम को बंद किया था। एवेंजर्स अलग हो चुके हैं, शट इट डाउन। क्योंकि जब सिविल वॉर में आयरन मैन और कैप्टन की फाइट हो जाती है तो यहाँ पर सभी एवेंजर्स अलग हो गए थे, जिसके बाद आयरन मैन एवेंजर्स टीम के लिए नए सुपर हीरोज को सर्च कर रहा था, जहाँ पर उसे स्पाइडरमैन मिल जाता है। लेकिन जैसे ही होम कमिंग मूवी की एंडिंग में आयरन मैन पीटर को आयरन स्पाइडर सूट देकर उसे एवेंजर्स बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि मैं दुनिया के सामने एवेंजर्स के सबसे नए मेंबर पेश करना चाहता हूँ, स्पाइडरमैन। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन एकदम से आयरन मैन को एवेंजर बनने से मना कर देता है, और इसलिए यहीं से आयरन मैन फिर से एवेंजर्स टीम को बिल्ड करना बंद करके पेपर के साथ सिटी से दूर जाकर रहने लगता है, क्योंकि स्पाइडरमैन भी आयरन मैन का साथ छोड़ देता है। गाइस, स्पाइडरमैन की वजह से आयरन मैन ने एवेंजर। दोस्तों, अगर मार्वल की मल्टीवर्स स्टोरी को ध्यान से देखो तो एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी सामने आती है। क्या होगा अगर धूम की बनाई हुई नई रियलिटी असल में कोई नई दुनिया नहीं, सीक्रेट टाइमलाइन ही हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सच को जानबूझकर पाया? मार्वल यूनिवर्स में हमें बताया गया केवल एक सीक्रेट टाइमलाइन है जिसे कैंग वेरिएंट्स ने कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन अगर कैंग सच नहीं बता रहा था तो सोचो, कैंग का पूरा काम ही था टाइमलाइंस को प्रून करना, यानी उन रियलिटीज को खत्म करना जो उसकी पावर के लिए खतरा बन सकती थी। अब यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर डूम की। मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम कई बार ऐसी रियलिटीज बना चुका है जहाँ वो पूरे मल्टीवर्स का रूलर बन जाता है। एक फेमस एग्जांपल है बैटल वर्ल्ड, जहाँ धूम अलग अलग यूनिवर्सेस को जोड़कर एक नई दुनिया बनाता है। लेकिन एक थ्योरी कहती है शायद धूम कोई नई रियलिटी नहीं बना रहा, बल्कि वही असली टाइमलाइन वापस ला रहा है जिसे कैंग ने छुपा दिया था। मतलब क्या? मतलब कैंग ने मल्टीवर्स को कंट्रोल करने के लिए ओरिजिनल टाइमलाइन को बदल दिया और सीक्रेट टाइमलाइन का नाम दे दिया ताकि कोई भी उस असली रियलिटी तक पहुंच ही ना सके। लेकिन अगर डूम इस सच को खोज लेता है तो वो कैंग के पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके ओरिजिनल यूनिवर्स को वापस ला सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मार्वल का पूरा मल्टीवर्स स्टोरी लाइन एकदम उलट सकता है। अब असली सवाल ये है, क्या डूम सच में विलन होगा या फिर वही वो कैरेक्टर बनेगा मल्टीवर्स को कैंग से आजाद करेगा? डॉक्टर डूम अवेंजर्स डूम्सडे में लगभग 99% हीरोज को आसानी से हरा सकता है, लेकिन जो बाकी 1% हीरोज हैं वे डूम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो डॉक्टर डूम को सिर्फ कुछ सेकंड में खत्म कर सकते हैं, और आखिरी वाला तो इतना खतरनाक है कि डूम को सिर्फ 1 मिली सेकंड में भी मिटा सकता है। नंबर 5 पर हैं रीड रिचर्ड्स। जी हाँ, रीड रिचर्ड्स। क्या तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन
कई वर्जन में से टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन सबसे सैडेस्ट स्पाइडरमैन क्यों कहा जाता है? की वजह सिर्फ उसकी लड़ाइयां नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी की लगातार हार है। इस स्पाइडरमैन की कहानी असल में हीरो की जीत नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस की कहानी है। जब भी पीटर पार्कर अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करता है, तभी कुछ बुरा हो जाता है। सबसे पहले उसने अपने ही हाथों से अपने अंकल को खो दिया। फिर जिस लड़की से वो प्यार करता था, यानी मैरी जेन, उसे भी कभी पूरी तरह अपनी जिंदगी में नहीं ला पाया। कॉलेज, पैसे, दोस्त, हर चीज में पीटर हमेशा स्ट्रगल करता रहा। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन 2 में उसने अपनी पावर तक खो दी, क्योंकि उसका दिमाग और दिल दोनों थक चुके थे। और यही इस वर्जन को अलग बनाता है। दूसरे स्पाइडरमैन जैसे स्पाइडरमैन या स्पाइडरमैन के पास कभी न कभी कोई सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर लगभग हमेशा अकेला था। थ्योरी ये कहती है कि इस यूनिवर्स का पीटर पार्कर असल में सबसे मजबूत स्पाइडरमैन है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा सहकर भी हीरो बनना नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन के कई वर्जन में से टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन को सबसे सैडेस्ट स्पाइडरमैन क्यों कहा जाता है? इसकी वजह सिर्फ उसकी लड़ाइयां नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी की लगातार हार है। इस स्पाइडरमैन की कहानी असल में हीरो की जीत नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस की कहानी है। जब भी पीटर पार्कर अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करता है, तभी कुछ बुरा हो जाता है। सबसे पहले उसने अपने ही हाथों से अपने अंकल को खो दिया। फिर जिस लड़की से वो प्यार करता था, यानी मैरी जेन, उसे भी कभी पूरी तरह अपनी जिंदगी में नहीं ला पाया। कॉलेज, पैसे, दोस्त, हर चीज में पीटर हमेशा स्ट्रगल करता रहा। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन 2 में उसने अपनी पावर तक खो दी, क्योंकि उसका दिमाग और दिल दोनों थक चुके थे। और यही इस वर्जन को अलग बनाता है। दूसरे स्पाइडरमैन जैसे स्पाइडरमैन या स्पाइडरमैन के पास कभी न कभी कोई सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर लगभग हमेशा अकेला। थ्योरी ये कहती है कि इस यूनिवर्स का पीटर पार्कर असल में सबसे मजबूत स्पाइडरमैन है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा दर्द सहकर भी हीरो बनना नहीं छोड़ा। क्या तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन के कई वर्जन में से टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन को सबसे सैडेस्ट स्पाइडरमैन क्यों कहा जाता है? इसकी वजह सिर्फ उसकी लड़ाइयां नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी की लगातार हार है। इस स्पाइडरमैन की कहानी असल में हीरो की जीत नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस की कहानी है। जब भी पीटर पार्कर अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करता है, तभी कुछ बुरा हो जाता है। सबसे पहले उसने अपने ही हाथों से अपने अंकल को खो दिया। फिर जिस लड़की से वो प्यार करता था, यानी मैरी जेन, उसे भी कभी पूरी तरह अपनी जिंदगी में नहीं ला पाया। कॉलेज, पैसे, दोस्त, हर चीज में पीटर हमेशा स्ट्रगल करता रहा। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन 2 में उसने अपनी पावर तक खो दी, क्योंकि उसका दिमाग और दिल दोनों थक चुके थे। और यही इस वर्जन को अलग बनाता है। दूसरे स्पाइडरमैन या स्पाइडरमैन के पास कभी न कभी कोई सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर लगभग हमेशा अकेला था। थ्योरी ये कहती है कि इस यूनिवर्स का पीटर पार्कर असल में सबसे मजबूत स्पाइडरमैन है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा दर्द सहकर भी हीरो बनना नहीं छोड़ा। क्या तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन के कई वर्जन से टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन को सबसे सैडेस्ट स्पाइडरमैन कौन कहता है आयरन मैन का सूट हैंड टू हैंड बैटल के लिए सही नहीं है? हमें लगता है आयरन मैन का सूट टेक्नोलॉजी और वेपन की वजह से इतना पावरफुल है, बट एक्चुअली में आयरन मैन सूट टॉनी को सुपर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सिविल वॉर फाइट के दौरान टॉनी जब फर्स्ट पंच करता है कैप्टन के ऊपर, तब कैप्टन उसको अपने शील्ड से ब्लॉक करता है और वो पंच स्लिप होकर ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। लिटरली जमीन फाड़ दिया था टॉनी के एक पंच ने। अब बताओ, क्या कोई बिना सुपर स्ट्रेंथ वाला बीइंग ऐसा पंच कर सकता है? एंड इवन सोचो, अगर ये पंच किसी को हिट करता तो उसका क्या हाल होता? कैप्टन तक उस एक पंच से नॉकआउट हो सकता था। टॉनी भले ही सूट के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर सूट के साथ वो किसी सुपर बीइंग से कम नहीं है। कौन कहता है आयरन मैन का सूट हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए सही नहीं है? हमें लगता है आयरन मैन का सूट बस टेक्नोलॉजी और वेपन की वजह से इतना पावरफुल है, बट एक्चुअली में आयरन मैन सूट टॉनी को सुपर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सिविल वॉर फाइट के दौरान टॉनी जब फर्स्ट पंच करता है कैप्टन के ऊपर, तब कैप्टन उसको अपने शील्ड से ब्लॉक करता है और वो पंच स्लिप होकर ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लिटरली जमीन फाड़ दिया था टॉनी के एक पंच ने। अब बताओ, क्या कोई बिना सुपर स्ट्रेंथ वाला बीइंग ऐसा पंच कर सकता है? एंड इवन सोचो, अगर ये पंच किसी को हिट करता तो उसका क्या हाल होता? कैप्टन तक उस एक पंच से नॉकआउट हो सकता था। टॉनी भले ही सूट के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर सूट के साथ वो किसी सुपर बीइंग से कम नहीं है। कौन कहता है आयरन मैन का सूट हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए सही नहीं है? लगता है आयरन मैन टेक्नोलॉजी और वेपन की वजह से इतना पावरफुल है, बट एक्चुअली में आयरन मैन सूट टॉनी को सुपर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सिविल वॉर फाइट के दौरान टॉनी जब फर्स्ट पंच करता है कैप्टन के ऊपर, तब कैप्टन उसको अपने शील्ड से ब्लॉक करता है और वो पंच ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्या कोई बिना पंच सकता है? इवन अगर ये पंच हिट करता तो क्या हाल होता? उस एक पंच से नॉकआउट हो सकता था। टॉनी भले ही सूट के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर सूट के साथ वो किसी सुपर बीइंग से कम नहीं है। कौन आयरन हैंड आयरन का सुपर टेक्नोलॉजी और वेपन की वजह से इतना पावरफुल है, बट एक्चुअली में आयरन मैन सूट टॉनी को सुपर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सिविल वॉर फाइट के दौरान टॉनी जब फर्स्ट पंच करता है कैप्टन के ऊपर, तब कैप्टन उसको अपने शील्ड से
ब्लॉक करता है और वो पंच स्लिप होकर ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लिटरली जमीन फाड़ दिया था टोनी के एक पंच ने। अब बताओ क्या कोई बिना सुपर स्ट्रेंथ वाला बीइंग ऐसा पंच कर सकता है? एंड इवन सोचो अगर ये पंच किसी को हिट करता तो उसका क्या हाल होता। कैप्टन तक उस एक पंच से नॉकआउट हो सकता था। टोनी भले ही सूट के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर सूट के साथ वो किसी सुपर बीइंग से कम नहीं है। कौन कहता है आयरन मैन का सूट हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए सही नहीं है? हमें लगता है आयरन मैन का सूट बस टेक्नोलॉजी और वेपन की वजह से इतना पावरफुल है, बट एक्चुअली में आयरन मैन सूट टोनी को सुपर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सिविल वॉर फाइट के दौरान टोनी जब फर्स्ट पंच करता है कैप्टन के ऊपर, तब कैप्टन उसको अपने शील्ड से ब्लॉक करता है और वो पंच स्लिप होकर ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लिटरली जमीन फाड़ दिया था टोनी के एक पंच ने। अब बताओ क्या कोई बिना सुपर स्ट्रेंथ वाला बीइंग ऐसा पंच कर सकता है? एंड इवन सोचो अगर ये पंच किसी को हिट करता तो उसका क्या हाल होता। कैप्टन तक उस एक पंच से नॉकआउट हो सकता था। टोनी भले ही सूट के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर सूट के साथ वो किसी सुपर बीइंग से कम नहीं है। कौन कहता है आयरन मैन का सूट हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए सही नहीं है? हमें लगता है आयरन मैन का सूट बस टेक्नोलॉजी और वेपन की वजह से इतना पावरफुल है, बट एक्चुअली में आयरन मैन सूट टोनी को सुपर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सिविल वॉर फाइट के दौरान टोनी जब फर्स्ट पंच करता है कैप्टन के ऊपर, तब कैप्टन उसको अपने शील्ड से ब्लॉक करता है और वो पंच स्लिप होकर ग्राउंड का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लिटरली जमीन फाड़ दिया था टोनी के एक पंच ने। अब बताओ क्या कोई बिना सुपर स्ट्रेंथ वाला बीइंग ऐसा पंच कर सकता है? एंड इवन सोचो अगर ये पंच किसी को हिट करता तो उसका क्या हाल होता। कैप्टन तक उस एक पंच से नॉकआउट हो सकता था। टोनी भले ही सूट के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर सूट के साथ वो किसी सुपर बीइंग से कम नहीं है। कौन कहता है आयरन मैन का सूट हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए सही नहीं है? हमें लगता है आयरन मैन का सूट बस टेक्नोलॉजी और वेपन की वजह से इतना पावरफुल है, बट एक्चुअली में आयरन मैन सूट टोनी को सुपर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सिविल वॉर फाइट के दौरान टोनी जब फर्स्ट पंच करता है कैप्टन के ऊपर, तब कैप्टन उसको अपने शील्ड से ब्लॉक करता है और वो पंच स्लिप होकर ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लिटरली जमीन फाड़ दिया था टोनी के एक पंच ने। अब बताओ क्या कोई बिना सुपर स्ट्रेंथ वाला बीइंग ऐसा पंच कर सकता है? एंड इवन सोचो अगर ये पंच किसी को हिट करता तो उसका क्या हाल होता। कैप्टन तक उस एक पंच से नॉकआउट हो सकता था, पर सूट के साथ वो किसी सुपर नहीं है। कौन कहता है आयरन मैन का सूट हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए सही नहीं है? हमें लगता है आयरन मैन का सूट टेक्नोलॉजी और वेपन की वजह से इतना पावरफुल है, बट एक्चुअली आयरन मैन सूट टोनी को सुपर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सिविल वॉर फाइट के दौरान जब फर्स्ट पंच करता है कैप्टन के ऊपर, तब कैप्टन उसको अपने शील्ड से ब्लॉक करता है और वो पंच स्लिप होकर ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लिटरली जमीन फाड़ दिया था टोनी के एक पंच ने। अब बताओ क्या कोई बिना सुपर स्ट्रेंथ वाला बीइंग ऐसा पंच कर सकता है? एंड इवन सोचो अगर ये पंच किसी को हिट करता तो उसका क्या हाल होता। कैप्टन तक उस एक से नॉकआउट हो सकता था। टोनी भले ही सूट के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर सूट साथ वो किसी सुपर बीइंग से कम ही है। कौन कहता है आयरन मैन का सूट हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए सही नहीं है? हमें लगता है आयरन मैन का सूट बस टेक्नोलॉजी और वेपन की वजह से इतना पावरफुल, बट एक्चुअली में आयरन मैन सूट टोनी को सुपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सिविल वॉर फाइट के दौरान जब फर्स्ट पंच करता है कैप्टन के ऊपर, तब कैप्टन उसको शील्ड ब्लॉक करता है, वो स्लिप होकर ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लिटरली जमीन फाड़ दिया था टोनी के एक पंच ने। अब बताओ क्या बिना सुपर स्ट्रेंथ वाला बीइंग ऐसा पंच कर सकता है? एंड इवन सोचो अगर ये पंच किसी को हिट करता तो उसका क्या हाल होता। कैप्टन तक उस एक पंच से नॉकआउट हो सकता था। टोनी भले ही सूट के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर सूट के साथ वो किसी सुपर बीइंग से कम नहीं है। कौन कहता है आयरन मैन का सूट हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए सही नहीं है? हमें लगता है आयरन मैन का सूट बस टेक्नोलॉजी और वेपन की वजह से इतना पावरफुल है, बट एक्चुअली में आयरन मैन सूट टोनी को सुपर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सिविल वॉर फाइट के दौरान टोनी जब फर्स्ट पंच करता है कैप्टन के ऊपर, तब कैप्टन उसको अपने शील्ड से ब्लॉक करता है और वो पंच स्लिप होकर ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लिटरली जमीन फाड़ दिया था टोनी के पंच ने। अब बताओ क्या कोई बिना सुपर स्ट्रेंथ वाला बीइंग ऐसा पंच कर सकता है? एंड इवन सोचो अगर ये पंच किसी को हिट करता तो उसका क्या हाल होता। कैप्टन तक उस एक पंच से नॉकआउट हो सकता था। टोनी भले ही सूट के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर सूट के साथ वो किसी सुपर बीइंग से कम नहीं है। कौन कहता है आयरन मैन का सूट हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए सही नहीं है? हमें लगता है आयरन मैन का सूट बस टेक्नोलॉजी और वेपन की वजह से इतना पावरफुल है, बट एक्चुअली में आयरन मैन सूट टोनी को सुपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सिविल फाइट के दौरान टोनी जब फर्स्ट पंच करता है कैप्टन के ऊपर, तब कैप्टन उसको अपने शील्ड से ब्लॉक करता है और वो पंच स्लिप होकर ग्राउंड पे मिलता है। लिटरली जमीन फाड़ दिया था टोनी के एक पंच ने। अब क्या बिना स्ट्रेंथ वाला बीइंग ऐसा पंच कर सकता है? तो उसका क्या हाल होता। कैप्टन हो सकता है। टोनी भले ही सूट के अंदर नॉर्मल ह्यूमन, पर सूट के साथ सुपर बीइंग कम ही है। कौन कहता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट सही नहीं है? पहले आयरन मैन का टेक्नोलॉजी और वेपन की वजह से इतना पावरफुल है, बट एक्चुअली में आयरन मैन को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। एमसी में आयरन के बड़े वेपन्स और टेक्नोलॉजीज हैं जो उसे दूसरे से इंस्पायर हैं। सात तो ऐसे हैं जो हमने नोटिस करी है, लेकिन अगर कोई बच जाए तो तुम बता देना। सबसे पहले है उसका आर्किटेक्चर। देखो एमसीयू में ओरिजिनल आर्किटेक्चर को हॉवर्ड स्टार्क ने बनाया, जो कि टोनी के ऑफिस में लगा हुआ था, और फिर उसके बाद उसी आइडिया और नॉलेज यूज करके टोनी ने गुफा के अंदर एक मिनिएचर आर्क रिएक्टर बना डाला। फिर उसके बाद एक बार फिर से उसने पिता की रिसर्च और डेटा का यूज करके एक पूरा नया एलिमेंट तक क्रिएट कर दिया था। फिर थोड़ा और
आगे बढ़े तो जब उसने ये नोटिस किया कि थॉर का वेपन हमेशा उसके पास वापस आ जाता है, तो उससे इंस्पायर होके उसने अपने आयरन मैन 3 वाले सूट्स को बनाया था। फिर गाड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो जब उसे ऐसा लगा कि उसे हल्क को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसने हल्क बस्टर बना डाला। फिर उसके बाद कैप्टन की शील्ड से इंस्पायर होके उसने अपने नैनोटेक वाले सूट में कई तरीके की शील्ड्स को इनकॉर्पोरेट किया था। और जब उसने ये नोटिस किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक एनर्जी शील्ड बना सकता है, तो उसने एंड गेम में ये भी कर दिया। और एट लास्ट उसने थेनोस के गॉन्टलेट से इंस्पायर होके अपना भी एक कौन कहता है आयरन मैन का सूट? कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी तो से पता चला कि ये सब उससे फाइट करने वाले पर फिर एकदम चुपचाप थे। कैप्टन इनके माथे पर पसीने का एक बूंद देखा, वो भी ऐसा वैसा पसीना नहीं, डर और टेंशन के मारे निकलने वाला पसीना। क्योंकि वो लोग बात तो नॉर्मली कर रहे थे, पर पसीना साथ ही अपने हाथ को गन पर रखा हुआ था। लिफ्ट वाला उसे किससे खतरा था, जो इतना कॉन्शियस होकर चल रहा है? कैप्टन का डाउट तब कंफर्म हुआ जब लिफ्ट में एक के बाद एक एजेंट आते जा रहे थे, जो कि नॉर्मल